हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूपीएससी हिंदी में। हम लोग देख रहे हैं 108 दिन की सीरीज़, जिसमें हम लोग स्पेशली फोकस कर रहे हैं यूपी पीसीएस, आरओ एआरओ तथा अन्य जो भी स्टेट सर्विसेज के आने वाले एग्जाम हैं। इसमें अब हम लोग पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हुआ है वो है इन्वायरमेंट और इकोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे पर्यावरण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पर्यावरण से रिलेटेड जो भी प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में वो सभी कवर किए जाएंगे। वो सभी टॉपिक्स जो हैं वो आपके इस पर्टिकुलर लेक्चर सीरीज़ में कवर किए जाएंगे। ठीक है, लेक्चर के साथ बने रहिए। और यहाँ पे मैं आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, आई होप आप लोग कर भी रहे होंगे, बट यहाँ पे इसीलिए मैंने इसको स्टार्ट किया है कि आज हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। लेक्चर की स्टार्टिंग जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूँगी लेक्चर से स्टार्ट करने से पहले, कि यहाँ पे जब हम लोग पर्यावरण की बात करते हैं या इन्वायरमेंट से संबंधित जो भी प्रश्न जो भी आते हैं आपके, उसमें अगर लैंग्वेज की बात की जाए तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में कुछ चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपसे कहती हूँ BOD, तो यहाँ पे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन की डिमांड की बात की जा रही है। अभी ये जो शब्द है BOD, ये शब्द हिंदी में आपसे नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन ऐसे भी आए हैं जिसमें डायरेक्ट BOD शब्द लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको इंग्लिश पता होनी चाहिए कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की बात कर रहा है। इसीलिए यहाँ पे जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ये ध्यान में रख के प्रोवाइड किए जा रहे हैं कि हिंदी भी बोला जाएगा और साथ में इंग्लिश भी एक्सप्लेन किया जाएगा। तो हिंदी और इंग्लिश के बीच में एक बैलेंस बना के चला जा रहा है। कोशिश ये करिए कि अपने लेवल से, क्योंकि ये एक रिवीजन सीरीज़ है, अपने लेवल से आप कोशिश करिए कि एक रिवीजन का एक अंश देखने के बाद आप क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करिए। और क्वेश्चन से संबंधित जो डाउट होते हैं, या अगर आप नहीं कर पा रहे हैं नोट्स पढ़ने के बावजूद, तो फिर यहाँ पे हमारे जो नोट्स से संबंधित प्रॉब्लम है फिर उसको देखी जाएगी। बट अगर नोट्स आपको दिए जा रहे हैं, प्रश्न भी आपसे हो पा रहे हैं, तो प्लीज़ ये हिंदी और इंग्लिश को लेके इतनी कोई समस्यात्मक कमेंट मत किया करिए। यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग अपने नोट्स जो होते हैं वो इस प्रकार से प्रदान किए जा रहे हैं आपको कि ये आपके लिए बेनिफिशियल हो और पूरी तरह से आपके ही बारे में सोच के ये जो कदम है वो उठाया गया है 108 दिन की सीरीज़। ठीक है, तो अगर आप लोग इसको सपोर्ट करना चाहते हैं तो कोशिश ये करिए कि एक स्टेप अगर हमने किया है तो आप भी अपने तरफ से एक मेहनत करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, प्रश्नों के साथ शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न जो है वो है, निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है। ठीक है, तो हमें बताना है कौन सा सही नहीं है। पहला है, यह अजैविक और जैविक दोनों संगठनों से युक्त होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको पिछले बार भी बताया था कि इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो उसमें आता है कि लिविंग कंपोनेंट्स भी होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक दोनों ही होते हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट आता है, इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है। ये भी सही है, यहाँ पे ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जाती है। इसके साथ ही यह एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र है। ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ा सा इमेज आपको ब्लर दिख रही होगी क्योंकि मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, घटना चक्र का है। घटना चक्र से क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं खुद से। यहाँ पे अगर मैं स्क्रीनशॉट लेके पढ़ा रही हूँ तो थोड़ा सा इमेज जो है वो ब्लर आ रही है। ठीक है, PDF भी मैं ले सकती थी, बट क्योंकि मुझे कुछ ही अंश दिखाने थे आपको प्रश्नों के, इसलिए मैंने उसको स्क्रीनशॉट लेके आपको दिखाया है। ठीक है, इसके बाद यह एक बंद तंत्र है, तो ये बंद नहीं होता है, इसमें ऊर्जा तथा पदार्थों, ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी, इसके साथ ही न्यूट्रिएंट्स दोनों का ही लगातार इनपुट निवेश होता है और साथ ही आउटपुट भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, किसी भी परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का भी एंट्री होती है और ऊर्जा जो होती है वो आउट भी होती है, और साथ ही जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आते भी हैं और न्यूट्रिएंट्स जो है वो जाते भी हैं। तो इसलिए यह एक बंद तंत्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक पारिस्थितिक तंत्र के संबंध में सही नहीं है। फिर से हमें वही बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट है कि, अच्छा ये क्वेश्चन तो रिपीट है, यहाँ पे फिर से एक बंद तंत्र की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, लगातार यूपी पीसीएस में 2014 में भी यही क्वेश्चन पूछा गया, 15 में भी यही क्वेश्चन पूछा गया। इसके बाद यहाँ पे आप कुछ स्टेटमेंट देख सकते हैं, क्योंकि ये सही स्टेटमेंट है तो ये आपकी एक नॉलेज को ज़्यादा इन्हेंस करेगा। तो पहले तो इसकी अपनी एक उत्पादकता होती है, दूसरा यह एक कार्यशील इकाई है। ठीक है, और तीसरा है, पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है वो किसी निश्चित स्थान, समय, इकाई के समस्त जीवों और भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट आप लोग जान लीजिए, क्योंकि ये स्टेटमेंट सही है तो आपकी नॉलेज जो है पारिस्थितिक तंत्र के बारे में थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पे एक अभिकथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है। तो अभिकथन कहता है जो
assertion है वो कहता है कि जीव मंडल एक खुला तंत्र का उदाहरण है और कारण यह है कि जीव मंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थ का निवेश नहीं हो सकता, परंतु ऊर्जा के निवेश एवं बहिर्गमन का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो असर्शन है वो सही है, बट इसका रीज़न गलत है। ठीक है, तो जैसे हमने देखा कि पदार्थ जो होते हैं इसका भी इनपुट और आउटपुट दोनों हो सकता है, और साथ ही एनर्जी का, ऊर्जा का भी इनपुट और आउटपुट दोनों ही हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये रीज़न जो है वो गलत हो जाता है। इस तरह से ये आप समझ सकते हैं कि इस तरह से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसके साथ ही अधोलिखित में से कौन सा जीव से जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है। ठीक है, तो जैविक संगठन के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही क्रम है वो मैं आपको बता देती हूँ। हमने जो देखा था वो था एक इंडिविजुअल, कोई एक जीव की बात कर रहे थे हम लोग, उसके बाद उसकी एक जनसंख्या की बात हो रही थी, पॉपुलेशन की बात हो रही थी, और उसके बाद आता है समुदाय, कम्युनिटी, और कम्युनिटी के बाद आता है इकोसिस्टम। ठीक, इकोसिस्टम। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा जनसंख्या आ रहा है, समुदाय आ रहा है, पारिस्थितिक तंत्र आ रहा है, और उसके बाद आता है भूदृश्य। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र के संदर्भ में कौन सा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो यहाँ बताना है कौन सा कथन जो है वो सही है। पहला है, स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द्वितीयक उत्पादकता का संदर्भ जो है वो पर पोषी स्तर के उत्पादन से है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों स्टेटमेंट सही हो जाती है, और 1 और 2 दोनों सही हो जाता है। देख सकते हैं आप, यूपीआरओ और एआरओ प्री में पूछा गया 2017 का प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका जो एक संदर्भ है वो आप लोग देख सकते हैं कि नोट्स अगर आप लोग ढंग से पढ़ते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपके सभी क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं आसानी से, और साथ ही जो आपकी नॉलेज है वो इतनी बढ़ जाएगी कि अगर कभी प्रश्न घुमा कर भी पूछे जाएंगे तो उसका भी आप लोग सही जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो हमें बताना है कि जो भी कथन दिए गए हैं उनमें से कौन सा सही है। तो जैव मंडली पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वो एक दिशीय होता है, यूनिडायरेक्शनल। हमने कल ही पढ़ा था कि एरिया जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो एक ही दिशा में होता है, यूनिडायरेक्शन होता है। ठीक है, इसके साथ ही ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय होता है, तो यहाँ ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में बढ़ते पोषण स्तर, ठीक है, जो मैंने ट्रॉपिक लेवल की बात की थी, इसके साथ ऊर्जा का सापेक्षिक क्षय जो है वो घटता है। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है सापेक्षिक क्षय जो है वो घटता नहीं है, बढ़ता जाता है, तो ये भी गलत हो जाता है। इसके साथ ही आगामी बढ़ते पोषण स्तरों के साथ प्रजातीय सुलभ ऊर्जा का उपयोग करने में कम दक्ष होती है, ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाती है। यानी कि पहली स्टेटमेंट जो है वो हमारी सही है कि ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। इसके साथ ही 10% नियम किससे संबंधित है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो 10% नियम हमने पढ़ा था, यहाँ पे 10% रूल हमने पढ़ा था लास्ट के लेक्चर में। ये किससे संबंधित है, तो ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुँचना। ठीक है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वही हमारी सही स्टेटमेंट है यहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का जो लेक्चर है। अब तक हम लोग जो पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो 3 तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एक, या तो खाद्य की श्रृंखला बनाई जाए, फूड चेन जिसको कहते हैं, उसके बाद खाद्य की जो होती है जाल बिछाया जाए, तो मतलब फूड का वेब बनाया जाए, या फिर तीसरा होता है इकोलॉजिकल पिरामिड। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हिंदी में भी पिरामिड कहते हैं। और फिर से मैं एक बार रिपीट करना चाहूँगी कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जैसे इन्वायरमेंट या फिर इकोनॉमिक्स या फिर ज्योग्राफी के कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसमें अगर आप लोग कुछ इंग्लिश के शब्द पढ़ते हैं तो वो हिंदी की अपेक्षा में ज़्यादा आसान होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इकोनॉमिक्स में बजट को बजट कहना चाहेंगे या फिर आय व्ययक कहना चाहेंगे, क्या आसान होगा, तो ऑफ कोर्स आपको बजट ज़्यादा आसान पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ हिंदी के शब्द जो होते हैं तो यहाँ पे इसीलिए आपको मिला जुला तरीके से पढ़ाया जा रहा है।
फिर से बता रही हूँ कि ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि एग्ज़ाम हमारा क्लियर होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हम सॉल्व कर पाएँ और हमारा रिवीजन इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका हो कि अगर प्रश्न कितना भी घुमा कर पूछा जाए आप लोग सॉल्व करने में सक्षम रहें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक है हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड। तो यहाँ पे 3 तरह के पिरामिड बनाए जाते हैं। एनर्जी का जो फ्लो होता है उसको दिखाने के लिए 3 तरह के पिरामिड बनते हैं। या तो संख्या के आधार पर बनते हैं तो उसको संख्या पिरामिड कहा जाता है। दूसरा होता है जैव भार के आधार पर बनते हैं तो उसको जैव भार का पिरामिड कहा जाता है। और तीसरा होता है ऊर्जा का जो पिरामिड बनता है। ठीक है, कितना ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। ये तीनों ही जो है इकोलॉजिकल पिरामिड के पार्ट हैं। वन बाय वन देखते हैं। तो अगर संख्या की बात की जाए तो एक अगर कोई भी पोषण स्तर है, कोई भी ट्रॉपिक लेवल है, उसमें जो संख्या के आधार पर देखा जा रहा है तो इतनी सारी घासें हैं। ठीक है, इतनी सारी घास हैं। इस घास को खाने वाले मतलब अगर 1000 की संख्या में घास है तो इसको खाने वाले 100 की संख्या में जो हैं वो कीड़े मकोड़े हैं। और इन 100 की संख्या में कीड़ों को खाने के लिए 20 की संख्या में फ्रॉग हैं। ठीक है, मेढक हैं। और इन 20 की संख्या को खाने के लिए 5 जो हैं वो सांप हैं। तो क्या है, संख्या के आधार पे जैसे एक संख्या बनी, इतनी संख्या में है, उसके बाद दूसरी संख्या, और इस तरह से एक पिरामिड बनता जा रहा है कि कौन से पोषण स्तर दूसरे पोषण स्तर में कितने संख्या में बदल रहे हैं। ठीक है, इसके साथ ही देख सकते हैं हम लोग एक पेड़ है, पेड़ के ऊपर कई सारी चिड़ियां हैं और ये जो चिड़ियां हैं वो कई सारे कीड़े मकोड़ों को खा रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पेड़ तो एक है, मान लीजिए 10 चिड़ियाँ हैं और जो कीड़े मकोड़े हैं वो लगभग 50 हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, पेड़ तो एक ही है तो उल्टा हमें पिरामिड मिला। यानी कि यहाँ पे एक बात समझ में आती है कि जो संख्या का पिरामिड बनता है वो या तो सीधा बन सकता है या फिर उल्टा बन सकता है। सीधा कैसे बनता है, इसको कहेंगे हम लोग सीधा पिरामिड। तो यहाँ पे क्या है, घास की संख्या ज़्यादा है, मतलब जहाँ से हमने जिस स्तर से हमने स्टार्ट किया उसमें सबसे ज़्यादा संख्या है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा संख्या से हमने स्टार्ट किया है ये वाला। ठीक है, तो घास की संख्या सबसे ज़्यादा है, उसके बाद दूसरे स्तर पे गए तो वहाँ पे संख्या कम हो गई। इस तरह से ये हमारा सीधा पिरामिड बनता है। उल्टा पिरामिड कब बनता है, जब हमारी जो फर्स्ट लेवल है जहाँ से हमने स्टार्ट किया है वो हमारा संख्या में सबसे कम है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्री एक ही है, एक ही पेड़ है और इसमें 10 संख्या में पक्षी हैं और 50 संख्या में कीड़े हैं। तो एक स्तर से दूसरे स्तर पे जा रहे हैं तो संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसलिए यहाँ पे सीधा पिरामिड और उल्टा पिरामिड दोनों ही बनता है। कहीं कहीं पे आप स्पिंडल शेप भी देख सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, एक पेड़ है और इसको दिखाने का ही तरीका है, एक तरह का पिरामिड या फिर ट्रायंगल ना बनाकर इस तरह से रेक्टेंगल के फॉर्म में बना दिया जाता है, तो इसको कहते हैं स्पिंडल शेप का। ठीक है, और यहाँ पे ये जो पेड़ है, पेड़ के ऊपर कुछ कीड़े मकोड़े हैं और ये जो कीड़े हैं इनको खाने के लिए कुछ चिड़िया आती हैं और इस चिड़िया को, छोटी चिड़िया को खाने के लिए कोई बड़ी चिड़िया आती है। इस तरह से इस शेप का भी पिरामिड बन सकता है संख्या के आधार पे। अब इस संख्या के आधार पे बनाना जो होता है वो थोड़ा कठिन होता है, ठीक है, क्योंकि हर लेवल पे हमको क्या करना है, संख्या को काउंट करना पड़ता है, गिनना पड़ता है कि कितनी संख्या में बन रहा है। ठीक है, तो इसके जो भी डिफ़िकल्टी आ रही है उसको आसान करने के लिए हमने एक जैव भार का पिरामिड देखा। ठीक है, तो अब हम लोग कर रहे हैं कि पिरामिड जो बनाए जा रहे हैं उसमें हम लोग जितना वेट है, जो भी जीव हैं उनका जितना वेट है उसके आधार पर, जिनका जितना भार है उसके आधार पे पिरामिड बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो पिरामिड है वो ग्राम पर मीटर स्क्वायर की यूनिट में बनता है। यूनिट इसलिए बताई जा रही है क्योंकि यूनिट पे भी प्रश्न पूछे गए हैं कि जैव भार का जो पिरामिड होता है उसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है। ठीक है, अभी ध्यान यहाँ पे ये देना है कि इसमें भी सीधा पिरामिड और उल्टा पिरामिड दोनों ही बनता है। ठीक है, तो अगर तालाब की बात की जाए तो उसमें जो पिरामिड बनता है वो ज़्यादातर, जैसे कि कोई फाइटोप्लैंक्टन है, मतलब कि कोई जो जलीय पादप होते हैं, ठीक है, प्लांट्स जो होते हैं वो हैं, उसको खाने के लिए कोई, तो इनका जो भार है वो कम है। इसको खाने के लिए जो कीड़े मकोड़े हैं, जो जू प्लैंक्टन है, जल में रहने वाले जो छोटे जीव हैं, वो उनका भार थोड़ा ज़्यादा है। तो ये क्या हो रहा है, अभी उल्टा बन रहा है पिरामिड हमारा। तो यहाँ पे इसका भार जो है वो थोड़ा ज़्यादा है और इसको खाने के लिए जो छोटी मछलियाँ हैं उनका भार इससे ज़्यादा है और इससे बड़ी जो बड़ी मछली है उनका भार इससे भी ज़्यादा है। ठीक है, तो भार के आधार पे जो तालाब का पिरामिड होता है वो उल्टा बनता है। ठीक
ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न ये पूछा जाता है कि कौन सा जो जैव भार का पिरामिड होता है वो उल्टा बनता है, ठीक है, या फिर उल्टा होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्वाटिक जो होता है या फिर तालाब का जो बायोमास का पिरामिड होता है वो उल्टा बनता है। उसके बाद आता है एनर्जी का पिरामिड, ये सदैव सीधा बनता है। यहाँ पे ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा पिरामिड है जो सदैव सीधा बनता है, ऑलवेज अपराइट बनता है, ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑलवेज अपराइट। ठीक, तो यहाँ पे अपराइट कैसे बनता है कि पहला जो एनर्जी लेवल होता है, ये 10% रूल मैंने आपको बताया भी था पिछले लेक्चर में। तो यहाँ पे जो पहला स्तर होता है वहाँ पे जो एनर्जी होती है वो अब मान लीजिए कि 1000 कैलोरी है, ठीक है। कैलोरी जो होती है वो ऊर्जा की यूनिट होती है, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 1000 कैलोरी है फर्स्ट लेवल पे। दूसरा लेवल हम लोग जाएंगे तो इसका 10% हो जाएगी, तो 100 कैलोरी हो जाएगी। उसके बाद अगर इसके बाद तीसरे लेवल पे हम लोग जाते हैं, तीसरे लेवल पे तो 10 कैलोरी हो जाती है, और जब उससे ऊपर पहुंचते हैं तो 1 कैलोरी हो जाती है। तो यहाँ पे पिरामिड कैसा बन रहा है, हमेशा सीधा बनता है, क्योंकि हमेशा 10% रूल जो होता है वो अप्लाई किया जाता है एनर्जी के पिरामिड में, ठीक है। तो यहाँ पे आई होप आपको समझ में आएगा ये जो पिरामिड होते हैं, डिफरेंट टाइप के जो पिरामिड होते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड, ये कैसे बनते हैं और किस तरह से इनका उपयोग किया जाता है प्रश्नों के। यहाँ पे ये जो PDF है ये आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसके लिए आप लोगों को टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ UPSC हिंदी फॉर CS 4CS, ठीक है। ये है टेलीग्राम चैनल, इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत लोगों ने ज्वाइन कर भी रखा होगा, तो वहाँ पे आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। जिन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। इसके बाद आता है बायो एक्यूमुलेशन, जिसको जैव सांद्रण कहते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट है हमारा बायो मैग्निफिकेशन, जिसको जैव आवर्धन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें, ये दोनों टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी हम लोग अब पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस पे फ़र्क देखते हैं कि क्या क्या होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले है बायो एक्यूमुलेशन, जिसको जैव सांद्रण कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर कोई एक प्लांट है, कोई एक पौधा है जिसमें कि हमने DDT डाला है, ठीक है, तो ये होता क्या है, ये होता है डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोईथेन, ठीक है। ये इसका केमिकल नाम है। ये होता क्या है कि ये एक पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड जैसा एक्ट करता है, ठीक। तो ये एक हैवी मेटल की तरह होता है। यहाँ पे जो मेटल होते हैं, जो भी इसमें मेटल प्रेजेंट होगा या फिर कंपाउंड प्रेजेंट होगा, वो क्या करता है कि ट्रांसफ़र हो जाता है उस जीव ने जिसने भी इस पौधे को खाया है, ठीक है। तो जो भी जीव इस पौधे को खाता है, तो यहाँ पे ये कंपाउंड है, इसके साथ ही प्लांट के साथ ही ट्रांसफ़र हो जाता है। फिर अगर इस जीव को कोई व्यक्ति खाता है तो ये इसके में भी कुछ अंश चला जाता है, जीव में भी, और उसके बाद ये किसी इंसान में भी ये अंश चला जाता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, अक्यूमुलेशन होना, मतलब एक जगह से ट्रांसफ़र होकर कहीं और उसका इकट्ठा होना, ठीक है। तो ये इकट्ठा होने का जो सिद्धांत है इसको बायो एक्यूमुलेशन कहते हैं, ठीक। इसमें से कुछ हिस्सा या कुछ अंश जो होता है वही इकट्ठा होता है। नेक्स्ट है बायो मैग्निफिकेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैग्निफिकेशन हो रहा है, ठीक है। नाम में जो फ़र्क है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, यहाँ पे उसकी जो अमाउंट है उसमें वृद्धि हो रही है, क्योंकि ये मैग्नीफाई हो रहा है, मैग्निफिकेशन हो रहा है। इसको जैव आवर्धन कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक फूड चेन जैसा बन रहा है कि एक प्लांट है, उसको किसी टिड्डे ने खाया, टिड्डे से किसी चूहे ने खाया, फिर सांप ने खाया, मतलब ये इस तरह से प्रोसेस चल रहा है। पर यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर कुछ अंश जो था केमिकल का, मान लीजिए DDT का ही ले लेते हैं, तो यहाँ पे जो अंश इसमें गया है, अब एक चूहे ने ज़रूरी नहीं है एक टिड्डा खाया है, उसने कई सारे खा लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका जो हिस्सा था, जो अंश इसमें ट्रांसफ़र हुआ, इसका काफ़ी ज़्यादा अंश इस चूहे में ट्रांसफ़र हो गया, क्योंकि इसने एक टिड्डा तो खाया नहीं, 10 टिड्डे खा लिए। अब 10 टिड्डों में से जितना केमिकल कंपाउंड था सब में कुछ % रहा होगा, वो सभी इसमें जाके चला गया। अब जब इस चूहे को खाया गया सांप के द्वारा, तो सांप ने एक साथ कई सारे चूहे खा लिए, तो इसका जो मैग्निफिकेशन था, अभी 10 जाना था, अभी 100 हिस्सा चला गया DDT का। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैग्निफिकेशन हो रहा है, जो अंश था वो अब दूसरे में जब जा रहा है तो वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जा रहा है। तो ये भी एक तरह का फिनोमिना होता है, एक प्रोसेस होता है। दोनों में क्या फ़र्क होता है ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे क्या होता है कि जो प्रदूषक होता है, जो भी प्रदूषक होता है, वो खाद्य की श्रृंखला में जाके मिल जाता है, इसी को,
ठीक। तो यहाँ पे प्रदूषक का खाद्य श्रृंखला में मिलना, इसी का फिनोमिना होता है बायो एक्यूमुलेशन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब इस डीडीटी को इस टिड्डे ने खाया तो इसमें क्या हुआ, बायो एक्यूमुलेशन का प्रोसेस हुआ। ठीक है, यहाँ पे जैव सांद्रण हुआ कि इस टिड्डे में ये डीडीटी पहुँच गया। अब जो प्रोसेस हो रहा है नेक्स्ट लेवल से, वो बायो मैग्निफिकेशन का प्रोसेस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे अब इसकी वैल्यू जो है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो बायो एक्यूमुलेशन जो है वो एक सिंगल स्टेप का प्रोसेस है, जिसमें एक प्लांट को, किसी पौधे को किसी जीव ने खाया तो ये उसमें पहुँच गया, इकट्ठा हो गया। अब जब जो दूसरा प्रोसेस स्टार्ट होगा, यहाँ से अब बायो एक्यूमुलेशन जो है वो बायो मैग्निफिकेशन में बदल गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जैव का आवर्धन हो रहा है। ठीक, यहाँ पे ये फ़र्क जो है बहुत जान सकते हैं। एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, बायो मैग्निफिकेशन जो है वो किस लेवल पे सबसे हाईएस्ट होता है। तो जो सेकेंडरी कंज्यूमर होता है, द्वितीयक उपभोक्ता जो होता है, उसमें ये इसका लेवल जो होता है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लेवल माना जाता है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन इसको आप लोग याद कर सकते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर। नेक्स्ट है बायोटिक इंटरैक्शन, जैवीय अंतर संबंध। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये अंतर संबंध काफ़ी पूछे जाते हैं। मान लीजिए दो जीव हैं और दोनों में परस्पर सहयोग की भावना है। ठीक है, एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे अलग अलग किस्म के इंटरैक्शन देखने को मिलते हैं। दो या दो से ज़्यादा जो भी जीव होते हैं, या फिर कोई एक पेड़ होता है और जीव होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे संबंध हम लोग देखते हैं। सबसे पहला संबंध है म्यूचुअलिज्म, जिसे परस्परिकता कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी में देख सकते हैं परस्परिकता और इंग्लिश में म्यूचुअलिज्म। यहाँ पे नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि दोनों स्पीशीज़ जो हैं, दोनों स्पीशीज़ को एक दूसरे से लाभ है, दोनों को लाभ हो रहा है, बोथ स्पीशीज़ आर बेनिफिटेड। तो यहाँ पे एग्जाम्पल से देख सकते हैं, अगर कोई फूल है, फूल के ऊपर अगर कोई मधुमक्खी बैठती है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तरह से फूल के लिए अच्छा ये हो रहा है कि वहाँ पे पॉलिनेशन हो रहा है, परागण हो रहा है, और इसके साथ ही जो मधुमक्खी है वो रस चूसती है और अपना शहद बनाती है उससे। तो यहाँ पे दोनों का ही फ़ायदा हो रहा है, दोनों ही बेनिफिट हो रहे हैं, इसलिए इसको कहते हैं म्यूचुअलिज्म। नेक्स्ट आता है कमेंसलिज्म, इम्पॉर्टेंट है, इसको कहते हैं सहभोजिता। तो यहाँ पे क्या होता है, एक का लाभ होता है और दूसरे का क्या होता है, अप्रभावित रहता है। ठीक है, तो एक का बेनिफिट हो रहा है और दूसरे को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ऐसा भी सिचुएशन होता है, जैसे कि अगर हम लोग देख सकते हैं, कोई गोबर है, गोबर के ऊपर एक लेयर बन जाती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो उसमें से कुछ न्यूट्रिएंट्स लेके, काऊ डंक में से न्यूट्रिएंट्स लेके अपना पोषण करते हैं, पर काऊ डंक को किसी भी प्रकार का, या फिर काऊ को किसी भी प्रकार का कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये एक सबसे आसान लैंग्वेज में जो मैं एग्जाम्पल दे सकती थी वो यहाँ पे मैंने दिया है। इसके कई एग्जाम्पल हो सकते हैं, आप लोग क्वेश्चन के माध्यम से देख सकते हैं। याद आपको ये रखना है कि कमेंसलिज्म होता क्या है, तो एक का लाभ होता है और एक को कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, अप्रभावित रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है कंपटीशन, तो इसको हिंदी में कहते हैं प्रतियोगिता। इसमें क्या होता है कि दोनों की हानि होती है, क्योंकि एक तरह का प्रतियोगिता होता है, इसलिए दोनों की हानि होती है। ठीक है, एक और चीज़ है कि ये म्यूचुअलिज्म का मतलब जो परस्पर संबंध था उसका ये उल्टा होता है, ऑपोजिट होता है। तो ये ऑपोजिट है म्यूचुअलिज्म के। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंपटीशन जो है वो किसका ऑपोजिट है, किसका उल्टा है। तो यहाँ पे म्यूचुअलिज्म का ऑपोजिट होता है। ये होता क्या है इसमें कि अगर कोई एक भोजन है और एक भोजन में हम लोग मान सकते हैं कि एक कोई हिरन है और इसको खाने के लिए दो अलग अलग जानवरों में एक तरह का कंपटीशन हो रहा है, प्रतियोगिता हो रहा है कि कौन इसको मारेगा और खाएगा। अब इस प्रतियोगिता में एक जानवर है हाइना और एक दूसरा जानवर है शेर। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में प्रतियोगिता हो रही है, दोनों एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं और इस तरह से दोनों की हानि हो रही है। ये कंपटीशन होता है। यहाँ पे भी मैंने बहुत सिंपल एग्जाम्पल से समझाया आपको, आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी ये दो प्रकार के होते हैं, या तो इंटर स्पेसिफिक हो सकते हैं, मतलब कि एक स्पीशीज़ हाइना की है और दूसरी स्पीशीज़ किसी शेर की है, और या फिर इंट्रा स्पेसिफिक हो सकते हैं। इस पर कुछ खास क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, जस्ट जानकारी के लिए जान लीजिए। अभी इंट्रा स्पेसिफिक मतलब एक ही स्पीशीज़ के दो अलग अलग जानवर होंगे। ठीक है, तो जैसे एक शेर है और दूसरा भी शेर ही होगा, इसको कहते हैं इंट्रा स्पेसिफिक। नेक्स्ट है पैरासिटिज्म या फिर प्रिडेशन, शिकार या फिर परजीविता। अभी ये दो अलग अलग प्रोसेस है। पैरासिटिज्म यानी कि परजीविता, इसमें क्या होता है कि एक को लाभ होता है
ठीक है, दूसरे को हानि होती है। वही अगर शिकार की बात की जाए, अगर कोई शिकार करता है, एक जानवर दूसरे जानवर का शिकार करता है, तो एक का लाभ होता है और दूसरे की हानि होती है। तो ये दो अलग अलग प्रोसेस है। पैरासिटिज्म का मतलब होता है परजीविता और प्रिडेशन का मतलब होता है शिकार करना, पर प्रोसेस दोनों में सेम होता है, एक को लाभ होता है और दूसरे को हानि होती है। यहाँ पे परजीविता का एग्जाम्पल देख सकते हैं आप लोग कि कोई भी पर्सन है, अगर उसके बालों में, हेयर्स में जुएँ पड़ जाते हैं, तो जुएँ क्या होते हैं, एक तरह से खून चूसते हैं उसका और परजीवित होते हैं, मतलब पैरासिटिज्म शो करते हैं। तो व्यक्ति की हानि हो रही है और यहाँ पे जो जुएँ हैं उसके बालों में, वो अपना लाभ ले रहे हैं। शिकार की बात की जाए तो शिकार के कंडीशन में भी देख सकते हैं, एक व्यक्ति का भोजन एक किसी जानवर का भोजन बन जाता है दूसरा जीव, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, शिकार किया जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट है अमेंसलिज्म, इसको असहभोजिता कहते हैं। ठीक है, तो हिंदी में तो समझ में आ रहा है कि सहभोजिता का उल्टा है असहभोजिता। यहाँ पे क्या हो रहा है, अमेंसलिज्म जो होता है ऑपोजिट होता है कमेंसलिज्म का, मतलब एक की हानि होती है और दूसरा जो होता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक की हानि होती है और दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कमेंसलिज्म में क्या था कि एक का फायदा हो रहा था और दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बट यहाँ पे उल्टा होता है उसका। तो यहाँ पे एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि कोई एक बड़ा पेड़ है, अब बड़े पेड़ के नीचे कुछ नए छोटे पेड़ होते हैं, कुछ छोटे प्लांट्स जो होते हैं वो ग्रो कर जाते हैं। अब अगर कोई छोटे प्लांट नीचे ग्रो कर रहे हैं तो उनको क्या होता है, ढंग से धूप नहीं मिल पाती है या फिर उनका पोषण जो होता है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो इससे क्या हो रहा है, ये एक टाइम के बाद जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो बड़ा पेड़ था उसको तो किसी भी प्रकार का कोई भी हानि नहीं हुई, ना ही कोई लाभ हुआ, मतलब वो किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं हुआ, पर जो इसके नीचे रहने वाले छोटे पौधे थे उनको हानि होती है। यहाँ पे ये एग्जाम्पल है, जस्ट एक एग्जाम्पल है, इसके और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो जो भी आपको समझ में आए आप उसके अकॉर्डिंग ये जो डेफिनेशन है, जो टर्म्स हैं, इनको याद कर सकते हैं। ठीक है, टर्म्स को याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप भी पूछे जाते हैं या फिर मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे मैं टेबल के फॉर्म में बता देती हूँ। तो म्यूचुअलिज्म के बारे में मैंने आपको बताया था, हिंदी मैंने ऑलरेडी आपको बता रखी है, तो प्लीज़ यहाँ पे ये कमेंट मत करिएगा कि हिंदी और इंग्लिश जो है वो मिक्स हो जा रही है, समझ नहीं आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी मैं समझा चुकी हूँ कि म्यूचुअलिज्म की हिंदी क्या होती है। अभी यहाँ पे म्यूचुअलिज्म जो होता है, मधुमक्खी का केस मैंने आपको बताया, कमेंसलिज्म में मैंने आपको गोबर का एग्जाम्पल दिया था, और कंपटीशन में मैंने एक शेर और हाइना का एग्जाम्पल दिया था। पैरासिटिज्म में मैंने जू का एग्जाम्पल दिया था, किस तरह से पैरासाइट बनता है, और अमेंसलिज्म में मैंने बड़े पेड़ के नीचे छोटे पेड़ का एग्जाम्पल दिया। ठीक है, तो ये टेबल के फॉर्म में आप लोग याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बायोजियोकेमिकल साइकिल। ठीक, अब ये कुछ केमिकल्स की साइकिल है जिसके बारे में हमें पढ़ना है कि कैसे ये हमारे वातावरण में बनती हैं और साथ ही कैसे इसको प्रभावित करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आता है न्यूट्रिएंट की साइकिल। जो पोषक तत्व होते हैं उनकी एक तरह का चक्र बनता है, वो हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हम लोग दो तरह के चक्र पढ़ेंगे, एक होता है गैसियस, गैस के चक्र बनते हैं, और एक होता है सेडिमेंट्री चक्र। ठीक है, सेडिमेंट्री जो केमिकल्स होते हैं थोड़े सॉलिड फॉर्म में होते हैं, तो उसमें फॉस्फोरस और सल्फर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। और जो गैसियस चक्र है इसमें हम लोग देखेंगे वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल। ठीक, तो ये जो है वाटर, कार्बन, नाइट्रोजन, इनके बारे में हम लोग एक शॉर्ट में समझ लेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो इसका सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग स्टार्ट करेंगे कार्बन साइकिल से। कार्बन साइकिल क्या होती है, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे एक कोई प्लांट है, कोई पौधा है, ठीक है, या फिर पेड़ मान लीजिए, कुछ भी। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये वायुमंडल से जो कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, कार्बन किस फॉर्म में है, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में है, और ये क्या कर रहा है, श्वसन क्रिया से, रेस्पिरेशन के माध्यम से जो वायुमंडल का कार्बन डाइऑक्साइड है वो किसी पौधे के अंदर उसके जो गुण हैं वो आ जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि यदि कोई जंतु इसको खाता है, इस पौधे को, तो उसमें भी कुछ कार्बोनिक के कंपाउंड, कार्बन के कुछ कंपाउंड, कार्बोनिक यौगिक जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं। उसके बाद श्वसन क्रिया के द्वारा या फिर विघटन के द्वारा ये जो प्रोसेस होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये वापस से वातावरण में मिक्स हो जाता है। इसके साथ ही अगर कार्बन जो है
वो पानी के माध्यम से, कार्बोनेट के माध्यम से पानी में घुल जा रहे हैं तो चूना पत्थर बनाते हैं। ठीक, उसके बाद कोयला बनता है। ये जो प्लांट है जब ये फॉसिल बन जाते हैं तो ये डिकम्पोज होने के बाद जब फॉसिल बन जाते हैं तो कोयला बन जाता है। फिर इसी से, कोयला से ही पेट्रोलियम के प्रोडक्ट बनते हैं और उसके बाद जो जंतु है, अगर कोई जीव है, अगर वो भी डिकम्पोज होते हैं, मर जाते हैं, तो एक फॉसिल की लेयर फॉर्म हो जाती है और पेट्रोलियम प्रोडक्ट बन जाते हैं या फिर कोयला बन जाता है। ठीक है, या फिर ये कोई कार्बोनिक प्रोडक्ट से अकार्बोनिक प्रोडक्ट बन जाते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में ये बताया गया है यहाँ पे आपको कि कोई भी प्लांट या फिर कोई भी एनिमल, यहाँ पे क्या हो रहा है, श्वसन क्रिया से जो वातावरण में कार्बन है उसको कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में अपने बॉडी में स्टोर करता है। उसके बाद अगर वो कोई भी जीव या फिर कोई पौधा जब ख़त्म हो जाते हैं तो वो डिकम्पोज होके वापस से मिट्टी में मिल जाता है। ये सभी जो कार्बन है, जो ये कार्बन स्टोर होता है वो एक लेयर बनाता है और डिफरेंट लेयर बनते बनते ये एक कोयले का रूप ले लेते हैं या फिर पेट्रोलियम का रूप ले लेते हैं। उसके बाद फिर से जब इसको जलाया जाता है तो फिर कार्बन जो है वो वापस से एटमॉस्फेयर में चला जाता है। इस तरह से ये जो कार्बन का चक्र है वो प्रोसेस जो होता है वो पूरा होता है। ठीक है, तो ये कार्बन साइकिल होती है। शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको बता दिया। इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आई होप वो आप सभी लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है वाटर साइकिल, जिसको जल चक्र कहते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग फिर से शुरू करेंगे किसी पेड़ से। तो यदि कोई पेड़ है, यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन का प्रोसेस होता है, ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है और उससे क्या होता है कि यहाँ पे जो वाटर वेपर होते हैं वो चले जाते हैं एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो जब भी एटमॉस्फेयर पे जाएंगे तो वहाँ पे संगठित होके बादल बन जाते हैं और बादल जो होते हैं वो एक तरह का संघनित जल होता है। तो ये क्या करता है, ये वर्षा करता है। वर्षा या फिर ओले पड़ते हैं तो यहाँ पे ये यदि किसी भी सरफेस पे जाएंगे या फिर किसी पर्वत पे जाएंगे तो वहाँ पे जो आसपास की नदियाँ हैं उसमें प्रवाहित हो जाएंगे या फिर जल का जो अंतस्राव होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पर्कुलेशन ऑफ वाटर हो रहा है और उसके बाद ये वाटर टेबल बनाएंगे, यानी कि भूजल जो है उसकी संरचना करेंगे। अब जो ये नदी में पानी गया है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जल का वाष्पीकरण हो रहा है। ठीक है, तो ये जो जल का वाष्पीकरण हो रहा है, वेपराइजेशन हो रहा है, उससे भी वातावरण में क्या होता है, आगे बढ़ता जाता है। ये जो जल है वो इकट्ठा होता जाता है और फिर से वातावरण में बादल बनाता है। ठीक, तो जल का जो वाष्पीकरण हो रहा है किसके माध्यम से हो रहा है, सूर्य के माध्यम से हो रहा है। ये होता है हमारा जल चक्र। और वाटर साइकिल जो है किस तरह से एटमॉस्फेयर से किसी सरफेस पे आ रही है, सरफेस से फिर से वापस से एटमॉस्फेयर में जा रही है। तो ये एक चक्र का संरचना करते हैं। ये होता है हमारा जल चक्र। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे नाइट्रोजन साइकिल क्या होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद में इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न होते हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं, रिपीटेड प्रश्न है, साइंस से रिलेटेड भी प्रश्न है। तो यहाँ पे मैं आपसे कहूँगी कि स्किप मत करिएगा। ये जो साइकिल है, यहाँ पे कुछ प्रश्न ऐसे मिलेंगे आपको जो अक्सर कई बार मतलब हमेशा ही पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको इसको स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नाइट्रोजन साइकिल से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट के बारे में जानेंगे। ठीक है, यहाँ पे एंड होता है आज का लेक्चर में मैं आपसे ये कहूँगी, कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर से करिएगा। सो पहला क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछूंगी वो है कि कमेंसलिज्म क्या होता है। ठीक है, हिंदी आप लोग देख सकते हैं, मैंने आपको इसकी हिंदी भी बताई है। कमेंसलिज्म का में क्या प्रोसेस होता है ये आपको बताना है। दूसरा होता है पैरासिटिज्म, परजीविका जो होता है प्रोसेस, सिटिज्म, इसमें किस तरह का प्रोसेस होता है। ठीक है, मतलब जो दो जीव होते हैं वो आपस में किस तरह का संबंध जो है वो स्थापित करते हैं। तीसरा है इकोलॉजिकल पिरामिड में कौन सा पिरामिड जो होता है वो कभी भी इन्वर्टेड नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो कौन सा ऐसा पिरामिड है जो कि नॉन इन्वर्टेड होता है, हमेशा सीधा ही बनेगा। ठीक है, इस तरह का बनेगा, ये आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर से आंसर करिएगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे नाइट्रोजन साइकिल से। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। जो भी आपके सुझाव होंगे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हैं, साथ ही शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।